हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लास लेके आऊँ। अगर अभी तक आपने इससे पहले की सीडीपी की क्लासेस नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लासेस देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पर आने वाली सारी वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और आपने सीटेट एग्जाम के प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बिना एक भी रुपया खर्च किए घर में बैठे हुए आसानी से कर सकते हैं। तो आज के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो कई बार आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी थे? तो सिगमंड फ्राइड वियना। वियना कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो सिगमंड फ्राइड आपके कहाँ थे? वियना के निवासी थे। और फ्राइड के सिद्धांत को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत क्यों कहा जाता है? मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड ने 5 प्रकार की अवस्थाएं तथा लिबिडो की व्याख्या की है। तो कई बार आपके सीटेड एग्जाम में पूछ सकते हैं लिबिडो क्या होता है। जैसे आपको पता है कि इससे पहले मैंने आपको पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ाए थे। ये सारे सिद्धांत क्या आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे वाइगोत्स्की का सिद्धांत बताया तो मैंने आपको पियाजे, जैसे स्कीमा क्या होता है, इसका फोल्डिंग क्या होता है, जेडपीडी क्या होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उसी में एक आपका टर्म होता है लिबिडो। लिबिडो वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ईड क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है, इन सब के बारे में फ्राइड ने अपने सिद्धांत में बताया है। तो पहले हम पढ़ते हैं फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। पहले आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। और सिगमंड फ्राइड ने बताया कि कोई भी व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है, जन्म से मनोलैंगिक ऊर्जा उपस्थित होती है। इसी मनोलैंगिक ऊर्जा को सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो कहा। तो इस कारण क्या हुआ, सिगमंड फ्राइड की बहुत ही आलोचना भी हुई, क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने कहा कि एक जो बच्चा होता है उसके अंदर भी क्या होता है, मनोलैंगिक ऊर्जा होती है। इसका बहुत से लोगों ने विरोध किया। अब फ्राइड ने क्या किया, मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई, जो क्या वो लिबिडो के आधार पे इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं आपकी 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं जो सिगमंड फ्राइड ने बताई। इसमें आपकी पहली अवस्था है मुखावस्था। मुखावस्था आपसे जन्म से 1 वर्ष तक चलती, कई जगह क्या है इसको जन्म से 1.5 वर्ष भी लिखा गया है। और गुदावस्था आपके 2 से 3 वर्ष तक के लिए होती है। लिंगावस्था 3 से 6 वर्ष तक की। सुसुप्तावस्था या अव्यक्तावस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष। और 5वीं अवस्था आपकी वो लैंगिक अवस्था या जनन इंद्रिय अवस्था जो 11 वर्ष से अधिक तक चलती है। तो चलिए एक एक अवस्था के बारे में इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहली अवस्था क्या होती है आपकी मुखावस्था, जन्म से 1 वर्ष। मुखावस्था में क्या होता है, आपकी जो लिबिडो होती है, लिबिडो क्या आपकी जो मनोलैंगिक ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है आपके काम करने की जो क्षमता होती है जिसके आधार पे आप काम करते हैं। तो फ्राइड ने बताया कि मुखावस्था में आपकी जो लिबिडो होती है उसका केंद्र बिंदु क्या होता है, उसका मुख होता है। क्योंकि जब बच्चा 1 वर्ष तक का होता है जन्म से, तो उस टाइम पे क्या करता है, उसका केंद्र बिंदु कैसा रहता है, जैसे माउस से क्या करता है, फीडिंग करता है, कुछ कट करने की कोशिश करता है, कुछ क्या करता है, च्युइंग करने की कोशिश करता है। तो इस टाइम पे जो एक्टिविटी करता है बच्चा छोटा होता है तो मुख के द्वारा ही तो करता है, कुछ चीज़ों को काटने की कोशिश करता है, फीड करता है, और भी चीज़ें होती है कि मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो फ्राइड ने कहा कि इस अवस्था में उसकी जो एक्टिविटी का पूरा केंद्र होता है, सेंटर पॉइंट जो होता है उसका माउथ होता है। तो इसलिए उन्होंने इसको क्या बोला, मुखावस्था। दूसरी अवस्था क्या होती है, गुदावस्था। गुदावस्था कब तक होती है, तो 2 से 3 वर्ष तक होती है। इसमें फ्राइड ने बताया कि इसमें जो उसका सेंटर पॉइंट होगा, जो उसका केंद्र होता है उसके लिबिडो को, क्या होता है, उसका ब्लैडर होता है। जिससे क्या होता है बच्चे इस टाइम पे टॉयलेट ट्रेनिंग, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा चुका है, टॉयलेट ट्रेनिंग किस अवस्था में होती है, तो किस में होती है, गुदावस्था में। इस टाइम पे ब्लैडर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है वो करने का, वो सीखने का प्रयास करता है बच्चा। तीसरी अवस्था होती है लिंगावस्था। लिंगावस्था कब से कब तक होती है, 3 से 6 वर्ष तक। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली 2 ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। पहले आपकी क्या होती है, ओडिपस ग्रंथि, और दूसरी क्या होती है, इलेक्ट्रो ग्रंथि। तो कई बार आपके एग्जाम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओडिपस ग्रंथि किस अवस्था में सक्रिय होती है या किस में सक्रिय होती है। तो ओडिपस ग्रंथि पहले तो हमें पता नहीं किस अवस्था में, तो लिंगावस्था में। मनोवैज्ञानिक मनोलैंगिक जो अवस्था होती है उसकी लिंगावस्था में ओडिपस ग्रंथि व
इलेक्ट्रो ग्रंथि सक्रिय होती है। फिर आपसे पूछ सकते हैं ओडिपस ग्रंथि किसमें सक्रिय होती है, तो ओडिपस ग्रंथि जो होती है आपकी बॉयज में, लड़कों में सक्रिय होती है, और इलेक्ट्रो ग्रंथि आपकी जो होती है लड़कियों में सक्रिय होती है। तो इस ग्रंथि से क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे एक लड़की होती है, लड़की का क्या होता है अपने माँ के साथ जलन होती है थोड़ी सी, और लड़कों को क्या होता है, अपने पिता के साथ जलन होती है। ये किसके कारण होता है, ओडिपस और इलेक्ट्रो ग्रंथि के कारण। मतलब क्या होता है, लड़का जो होता है अपने माँ के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और लड़की क्या होती है पिता के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो कई बार आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि ओडिपस ग्रंथि किस में सक्रिय होती है, तो ओडिपस ग्रंथि आपके लड़कों में सक्रिय होती है, और इलेक्ट्रो ग्रंथि किस में होती है, लड़कियों में सक्रिय होती है। और अगर ऐसे पूछते हैं ओडिपस और इलेक्ट्रो ग्रंथि किस अवस्था में सक्रिय होती है, तो किस में होती है, लिंगावस्था में। और आपकी फोर्थ अवस्था होती है सुसुप्तावस्था या अव्यक्तावस्था। फ्रेड ने बताया कि इस अवस्था में आते आते उसकी सारी लिबिडो जो होती है, उसकी जो मनोलैंगिक ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, छुप जाती है। जैसे इस टाइम में बच्चा स्कूल जाने लगते हैं, होमवर्क, स्कूल की एक्टिविटी, इन सब में बिजी रहते हैं, तो उसकी जो होती है मनोलैंगिक ऊर्जा वो होती थी छुप जाती, इसीलिए इसको इन्होंने बोला सुसुप्तावस्था या अव्यक्तावस्था। अगली अवस्था होती है लैंगिक अवस्था या जननेंद्रिय अवस्था। तो ये पूछ सकते कब से कब तक होती है, तो 11 वर्ष से अधिक तक की होती है। कौन सी, लैंगिक अवस्था है, तो जननेंद्रिय अवस्था। अगला हम पढ़ते हैं फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत। यही विकास को इसको मनोविश्लेषणात्मक या मनोलैंगिक विकास का दोनों सिद्धांत बोलते हैं। जिसमें मनोलैंगिक में इन्होंने क्या बताया, मनोलैंगिक अवस्थाएं वो लिबिडो की व्याख्या की है। जैसे इससे पहले मैंने आपको जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत बताया। ये कुछ सिद्धांत है जो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, एरिक्सन, फ्राइड, ये जैसे कूले का सिद्धांत, ये कुछ सिद्धांत है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे लिबिडो हुआ आपका, इसका फोल्डिंग हो गया, स्कीमा है, जेडपीडी है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कई बार एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सबको याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक इसमें फ्राइड ने क्या किया, चेतन, अचेतन व अर्धचेतन मन की व्याख्या की। इसके अलावा फ्राइड ने ईड, ईगो व सुपर ईगो के बारे में बताया। ईड आपसे अगर कभी पूछते हैं किसका भाग होता है, ईड आपका जो होता है चेतन मन का ही भाग होता है। तो चलिए आप हम पढ़ते हैं फ्राइड ने क्या किया, अपने सिद्धांत में चेतन व अचेतन मन की तुलना की पानी में तैरते बर्फ के टुकड़े से की थी। जैसे फ्राइड ने बताया कि ये आपका कोई पानी है, पानी यहाँ पे आपका ये क्या हुआ, एक बर्फ का टुकड़ा है। तो कह रहा है कि फ्राइड ने कहा कि जितना आपका बर्फ का टुकड़ा क्या होता है अंदर रखा रहता है बर्फ के अंदर, वो आपका क्या होता है, अचेतन मन होते हैं। और जो भाग आपका क्या होता है ऊपर दिखता रहता है वही आपका क्या होता है, चेतन मन होता है। तो चेतन मन उन्होंने बताया कि चेतन मन क्या होता है, जो हमारा खुला हुआ समाज से स्वीकृत कार्य होते हैं, उन कार्यों को जो भंडार होता है वो हमारे क्या होता है, चेतन मन में। और आपके अचेतन मन में क्या होता है, हमारी असामाजिक इच्छा, हमारी बहुत सारी दमित इच्छा जो होती है वो कहाँ पे होती है, अचेतन मन में होती है। और अर्ध चेतन में क्या होता है, चेतन व अचेतन मन का दोनों का समंजस, संतुलन। जिससे क्या होती है, कई बार हम नींद में होते हैं तो क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें नींद में याद रहती हैं और कुछ चीज़ें नहीं, तो हम क्या होते हैं अर्धचेतन में। चेतन जैसे इस टाइम पे जो हम आपसे बातचीत करें तो हम क्या से चेतन में हैं। और अर्धचेतन क्या होता है, जिसका हमें पता ही नहीं होता। इन सब चीज़ों को जैसे कोई मनोवैज्ञानिक हो उसी के द्वारा क्या होता है, हमारे अचेतन मन की जो इच्छाएं होती है। जैसे अलग अलग व्यक्तित्व परीक्षण आपने पढ़े थे, प्रक्षेपी परीक्षण होता है, इंक ब्लॉक टेस्ट होता है, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, ये सब क्या होता है, प्रक्षेपी परीक्षण किस लिए होते हैं, अचेतन मन में जो हमारे विचार है उन सबको जानने के लिए परीक्षण किए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा था इंक ब्लॉक टेस्ट, ये आपका सीटेट एग्जाम में नहीं है, लेकिन जैसे इंक ब्लॉक टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, एक कागज का होता था, उसमें इंक डाल देते थे, इंक डाल के जैसे कोई भी आकृति ऐसे ऐसे फैला दी इंक को, अब कोई भी आकृति आपकी बन गई। अब इसको आप दिखाएंगे तो हर व्यक्ति के मन में जिससे विचार चल रहे होते हैं उसको इसी तरह दिखने की कोशिश करते हैं। इसी को कोई दूसरा कोई एक्टिविटी कुछ अलग अलग चीज़ें देखेगा, किसी को ये ड्राइंग लगेगी, किसी को ये पहाड़ जैसा लगेगा, किसी को कोई दूसरी संरचना दिखेगी। इसी के आधार पर क्या होता है, व्यक्ति के अचेतन मन के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि फ्राइड ने अपने सिद्धांत में चेतन व अचेतन मन की तुलना किससे की थी, तो किससे की थी, पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से। उन्होंने कहा जो भाग हमें ऊपर दिखता है, जो व्यक्ति का ऊपर का भाग दिखता है, जो मतलब दिखाने का प्रयास करता है, उसका क्या होता है, चेतन मन होता है।
और अचेतन मन क्या होता है, जो चीज़ें दिखता नहीं है, जो उसके मन में होती है। जैसे आप भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो बाहर रूप से जिस तरह से बात करता है, जिस तरह से आपसे मिलता है, वो क्या होता है, उसका चेतन मन होता है। और उसके अंदर आपके प्रति क्या विचार चल रहे हैं, आपके मन के लिए में उसके अंदर कैसे थॉट्स हैं, ये सिर्फ उसे पता है ना। तो ये उसका कैसा अचेतन मन है। जैसे कह रहे चेतन मन में क्या होता है, समाज से स्वीकृत कार्यों का भंडार होता है। हम जो बाहर करते हैं तो हम समाज के नियमों का, कानूनों का, जैसे मैंने आपको सामाजिकरण की प्रक्रिया पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया सामाजिकरण क्या होता है, समाज के प्रचलित नियम, कानून, मान्यताओं, इन सबको ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, वही तो आपके सामाजिकरण होती है। और जब व्यक्ति का सामाजिकरण हो जाता है तो हम वही सारे कार्य करते हैं ना जिनको समाज में स्वीकृति है। उन्हीं सारे कार्यों का भंडार कहाँ पे होता है, आपके चेतन मन में। अचेतन मन में क्या होता है, असामाजिक दमित इच्छाएं। जैसे बहुत सारी हमारी इच्छाएं कैसी होंगी, अदमित इच्छाएं होंगी, जो पता है सामाजिक नहीं होती, असामाजिक होती है। तो उनका क्या कर देते हैं, व्यक्ति दमन कर देता है। वो दमन इच्छाएं कहाँ पे होती है, आपके अचेतन मन में होती हैं। इसके अलावा सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में ईड, ईगो व सुपर ईगो की भी व्याख्या की है। तो कई बार आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ईड क्या होता है। ईड जो होता है, जैसे आप व्यक्ति रियलिटी से एकदम वास्तविकता से जो संबंध रखते हैं, इसको जैसे इदम को बोलते हैं, इदम बोलते हैं, इसको अहम बोलते हैं। सुपर ईगो को क्या बोलते हैं, परा अहम। जो व्यक्ति वास्तविकता से, जैसे आपकी नहीं सॉरी वास्तविक, जो व्यक्ति इड क्या होता है, इड आपका जो होता है कि सिर्फ अपने आनंद के लिए, उससे दूसरी चीज़ों से, जैसे बच्चा जन्म से कुछ वर्षों तक होता है तो उसके अंदर क्या होता है, इड की भावना होती है कि उसको अपने सिर्फ अपने प्लेजर से मतलब, उसको किसी दूसरी चीज़ से मतलब नहीं होता। और ईगो, ईगो में क्या होता है, रियलिटी, वास्तविकता से परिचय रखता है। और सुपर ईगो में आपके क्या होते हैं, मॉरलिटी, नैतिकता, जैसे आदर्श हो जाते हैं, मूल्य हो जाते हैं, उस अकॉर्डिंग जो होता है सुपर ईगो। जैसे आपको पहले क्या होता है, ईड, ईड क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से 3 वर्ष तक आप देखेंगे शैशवावस्था में जब बच्चा होता है, छोटा होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ अपना भालना, अपने लिए आनंद, अपनी प्रसन्नता, कि उसको टाइम पे खाना मिल जाए, उसको सब प्यार करते रहें, उसको सब केयर करते रहें, ये सब किस में होता है, इड में होते हैं। दूसरा क्या होता है, 3 वर्ष के बाद ईगो होता है। ईगो होता है तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति 3 वर्ष के बाद का बच्चा जब होता है तो उसमें क्या होता है, रियलिटी होती है, वो वास्तविकता से जानने का प्रयास करता है। धीरे धीरे मित्रों के संगत में और चीज़ें, तो क्या होता है, समाज की, सोसाइटी की रियलिटी को जानता है। और अगला क्या होता है, सुपर ईगो, सुपर ईगो मॉरलिटी हो जाती है, जैसे आदर्श हो जाते हैं, कि आदर्श है कि वो सत्यवादी है तो बिल्कुल सत्यवादी उसका आदर्श है। जैसे आपने सुना होगा उसके तो बहुत बड़े नियम कानून है, बहुत आदर्शों का पक्का है, तो ये किसमें, सुपर ईगो में। अब आपको जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं। जैसे आप मान लीजिए एक बाइक लिया किसी ने, अब आपको पता है कि बाइक की स्पीड क्या 90 से ज़्यादा नहीं चला सकते, तो लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि ईड, अगर आपके अंदर ईड है तो आप 90 में ही चला रहे हैं। आपको चिंता नहीं कि हम गिर जाएंगे, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं, आप 90 में ही चला ही जा रहे हैं, तो आपका क्या ईड है। अब ईगो क्या है कि आपको पता है कि 90 से ज़्यादा अगर आप चला रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस टाइम पे क्या करें, आपको रियलिटी पता है। अब रियलिटी में क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अगर हम चलाना है तो जैसे कोई एक्सप्रेस वे है, कि ऐसी जगह चलाएं जहाँ पे एक्सीडेंट का कम खतरों को कंट्रोल किया जा सके। तो क्या करें आप, ईगो, मतलब क्या हो रहा है कि आप रियलिटी से संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ईड और सुपर ईगो के मध्य जो मध्यस्थता का कार्य करता है, तो क्या करता है, ईगो करता है। ईगो क्या करता है, ईड व सुपर ईगो के मध्य आपका एक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। और सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत में 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति, 3 प्रकार की चिंता व 14 प्रकार की रक्षा युक्तियों का वर्णन किया है। तो आपके एग्जाम में कई बार रक्षा युक्तियों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे दमन, समन, प्रतिगमन, तादात्मीकरण, ये सब क्या आपकी रक्षा युक्तियाँ, तो कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं रक्षा युक्तियों के बारे में। तो आपको पता है जैसे रक्षा युक्तियों का प्रयोग कब करता है, तो व्यक्ति समस्या समाधान, फ्रायड ने कहा कि जब व्यक्ति के सामने समस्याएं आती है, उन समस्या समाधान हेतु क्या करता है, रक्षा युक्तियों का प्रयोग करता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कौन कौन सी 14 प्रकार की आपकी रक्षा युक्तियां हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना कि मैकडुगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां भी बताई थी। इस चीज को याद रखना है। कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि 14 मूल प्रवृत्तियां किसने बताई थी, तो किसने बताई, तो मैकडुगल ने। और 14 रक्षा युक्तियां किसने बताई थी, तो किसने बताई थी, सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने आपकी पहली रक्षा युक्ति बताई, दमन। दमन का तात्पर्य क्या होता है, अचेतन मन में दमित इच्छा का भंडार होता है। जैसे सिगमंड फ्रायड ने बताया, जैसे बहुत सारी हमारी क्या होती है, असामाजिक इच्छाएं,
जो मतलब समाज के नियमों के खिलाफ होते हैं तो उनको क्या करते थे, दमन कर देते हैं, जबरदस्ती मार देते हैं। वो हमारी कहाँ हो जाती है, अचेतन मन में। जैसे सिगमंड फ्रायड ने पता कि जो भी हमारी दमित इच्छा होती है, बहुत सारी ऐसी दमित इच्छाएं होती हैं, उनका भंडारण आपका कहाँ होते हैं, अचेतन मन में। तो दमन का तात्पर्य क्या होते हैं, असामाजिक इच्छा का जबरदस्ती मार देना, खत्म कर देना, आपका क्या हो गया, दमन हो गया। और दूसरा आपका क्या होता है, समन। समन क्या होता है, विचारों को जबरदस्ती अचेतन मन में डालना। दमन में क्या हुआ, आपका जो मरा हुआ मतलब किसी विचार को आपने जबरदस्ती डाल दिया तो आपका दमन हो गया। और समन क्या होता है, कि विचारों को जबरदस्ती आप अचेतन मन में डालने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपका क्या होगा, समन हो गया। इन दोनों पॉइंटों में बिल्कुल शॉर्ट सा अंतर है, इसको याद रखना है कि जब आप किसी कोई आपके मन में ऐसे विचार आए है जो कैसे असामाजिक विचार है, अगर उस विचार को आप जबरदस्ती अचेतन मन में डाल रहे हैं तो उस टाइम पे आप किस रक्षा युक्त का प्रयोग कर रहे हैं, समन का कर रहे हैं। अगला आपका क्या होता है, रक्षा युक्त प्रतिगमन। प्रतिगमन का तात्पर्य क्या होता है, वापस जाना। कई बार क्या होता है, व्यक्ति किसी समस्या समाधान कुछ समय के लिए क्या होता है, प्रतिगमन कर जाता है। जैसे हम ही, आपने कई लोगों को सुना होगा, कई बार ऐसी समस्या आती है तो लोग कहते नहीं कि बहुत अच्छा होता है, अगर छोटे होते हैं तो कोई टेंशन नहीं होती, बचपन में कोई चिंता नहीं होती, तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रतिगमन कर गए। कई बार वर्तमान की समस्याओं के समाधान हेतु या वर्तमान की समस्याओं से त्रस्त होकर, परेशान होकर व्यक्ति कुछ समय के लिए क्या करता है, अतीत में चला जाता है। जैसे आप सबने भी बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि काश हम भी बच्चे होते, कोई टेंशन नहीं थी, कोई वो नहीं था। तो ये आपका क्या होता है, प्रतिगमन। प्रतिगमन का तात्पर्य क्या होता है, वापस चले जाना। आपके एग्जाम में क्या होता है, कई बार सीडीटी एग्जाम में पता है थ्योरी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पूछ सकते हैं, एक व्यक्ति समस्या समाधान के लिए अत्यंत परेशान होकर कहते हैं कि काश मैं बच्चा होता तो कौन ऐसे समाधान कर लेता, या कोई चिंता नहीं होती, तो कौन सी रक्षा युक्त का प्रयोग कर रहा है, तो कौन सी कर रहा है, प्रतिगमन का। अगली रक्षा युक्ति आपकी युक्तिकरण। युक्तिकरण का तात्पर्य क्या होता है, जब व्यक्ति अपनी कमियां और असफलता को सही सिद्ध करने और तर्क प्रस्तुत करे। जिससे क्या हो कि किसी का सीटेट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो तो उसको पता है सही चीजें आ नहीं रही थी क्वेश्चन, लेकिन वो बोले कि सारे क्वेश्चन तो मुझे आ रहे थे लेकिन क्या हुआ, टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपनी कमियां और असफलता को सही सिद्ध करने के लिए तर्क प्रस्तुत कर रहा है। वो ये तर्क नहीं दे रहा कि मुझे आ नहीं रहा था, वो क्या करे, अपनी जो उसकी कमी है, उसकी असफलता है, उसको सिद्ध करने और तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन तो मुझे आ रहे थे लेकिन क्या हुआ, टाइम नहीं मिला। तो ये आपका क्या होगा, युक्तिकरण हो गया। और अगली रक्षा युक्ति क्या होती है, आपके प्रक्षेपण। प्रक्षेपण में क्या होता है, जब व्यक्ति अपनी कमियों व असफलताओं को दूर करने के लिए दूसरे के ऊपर डाल दे। जिससे क्या हो कि आप सीटेट का एग्जाम या कोई भी एग्जाम होगा, आपको आप कहते कि जो क्वेश्चन आए वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस थी, या मेरे टीचर ने तो मुझे पढ़ाया ही नहीं था, या हमें तो ये चीज़ें समझाई नहीं गई थी। तब आप क्या करें, आपकी जो कमी है, आपकी असफलता है, उसको क्या कर रहे, दूसरे के ऊपर डाल दे रहे, टीचर के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, कि बोर्ड ने सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछा। तभी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रक्षेपण कर रहे हैं, अपनी कमियों असफलताओं को दूसरे के ऊपर डाल देना। ये क्या होता है, आपका प्रक्षेपण होता है। अगली रक्षा युक्त क्या, पलायन। कई बार क्या होता है, व्यक्ति गंभीर स्थिति में जो समस्या का समाधान कर रहा होता है, कि कई बार ऐसी गंभीर स्थिति आ जाती है, क्या करते हैं, समस्याओं का समाधान करना ही छोड़ देता है, तो क्या होता है, पलायन होता है। और अगली आपकी रक्षा युक्ति क्या होती है, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्या होती है, जब व्यक्ति अपनी हीनता को समाप्त करने हेतु किसी अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करे, और आपकी क्या होती है, क्षतिपूर्ति। मान लीजिए जैसे क्या होता है, कोई बच्चा एकेडमिक एजुकेशन में बहुत कम अच्छा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो स्पोर्ट में बहुत अच्छा नाम कमा रहा है, तो उसने क्या कर दिया, क्षतिपूर्ति कर ली, अपना कैरियर ही उस फील्ड में बना लिया जिसमें उसे इंटरेस्ट था। उससे बच्चा पढ़ाई में नहीं अच्छा था, लेकिन उसने खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर लिया, तो उसने क्या कर लिया, क्षतिपूर्ति कर ली। अगली आपकी रक्षा युक्त होती है मार्गांतीकरण। मार्गांतीकरण क्या होता है, जब व्यक्ति अपनी असामाजिक इच्छा को सामाजिक इच्छा में परिवर्तित कर ले। जिससे क्या होगा कि व्यक्ति के मन में कुछ असामाजिक इच्छा है, लेकिन व्यक्ति का क्या करे, उस असामाजिक इच्छा को परिवर्तित कर ले सामाजिक इच्छा में। मतलब सामाजिक इच्छा क्या हो रही, उसके मन के जो विचार हैं, जो समाज में नियम कानून में मान है, उसमें परिवर्तित कर ले। तो ये आपका क्या हो जाता है, मार्गांतीकरण हो जाता है। ये भी क्या एक प्रकार की रक्षा युक्ति है। और अगली रक्षा युक्ति आपकी तादात्मीकरण।
तो पहले आपको पता हो ये तादात्म्य का तात्पर्य क्या होता है, संबंध स्थापित करना। जैसे क्या होता है, कई बार हम किसी व्यक्ति से, किसी क्षेत्र से क्या कर लेते हैं, संबंध स्थापित कर लेते हैं। जैसे बहुत से बच्चों को देखा होगा, उन्हें डांस में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक तादाद में बना लेते हैं, म्यूजिक में, सिंगिंग में, उन सब चीज़ों से एक तादाद में बना लेते हैं, संबंध बना लेते हैं। यहाँ पे कौन सी रक्षा युक्ति होती है, आपकी तादात्मीकरण होती है। अगली रक्षा युक्ति कौन सी, प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण क्या होता है, रिस्पॉन्स। जैसे आपके पास कोई भी कंडीशन आती है तो उसमें क्या करते हैं, अपनी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ ना रिस्पॉन्स देते हैं। वो आपकी कौन सी रक्षा युक्ति है, प्रतिक्रिया निर्माण। अगली क्या होती है, अस्वीकृति। अस्वीकृत क्या होती है, कुछ चीज़ों के लिए मना करना। जैसे आपके सामने बहुत सारी कंडीशन आती है जिसमें आप क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। जैसे आप मान लीजिए इस टाइम पे आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई बोले कि चलिए वहाँ घूमने चलते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपकी क्या हो रही है, पढ़ाई बाधक हो रही, तो आप क्या करते हैं, उसे अस्वीकृत कर देते हैं, उसे मना कर देते हैं। इससे क्या होती है, आपने कौन सी रक्षा युक्त का प्रयोग किया, तो यहाँ पे आपने क्या किया, अस्वीकृति रक्षा युक्त का प्रयोग किया। या आपकी कौन सी, जैसे किसी चीज़ के लिए आपने मना कर देना, कौन सी होगी, अस्वीकृत होगी। अगला क्या होता है, रूपांतरण। किसी चीज़ को परावर्तित कर देना। आपके सामने कोई ऐसा ऑप्शन आया, आपने क्या करते हैं, उसको परावर्तित करके दूसरे क्षेत्र में ले लिया, और आपके क्या होता है, रूपांतरण होता है। अगली रक्षा युक्त क्या, दीवा स्वप्न। जैसे मैंने आपको किशोरावस्था पढ़ाया था, किशोरावस्था में बच्चे क्या होते हैं, दीवा स्वप्न देखते रहते हैं। ये देखते रहते मेरा ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, बिना मेहनत के जो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, मतलब बिना मेहनत के दिन भर सोचते रहते हैं, ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा। तो ये सब क्या, दीवा स्वप्न है। अगली रक्षा युक्त आपकी क्या होती है, नकारात्मक। जैसे कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है किसी क्षेत्र विशेष के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए क्या होता है, एक नकारात्मक छवि बना लेता है। वो आपका कौन सा होता है, नकारात्मकता होता है। जैसे कुछ बच्चों की एक छवि बना लेती है कि मुझे मैथ नहीं आती, मैथ मेरे लिए बहुत टफ है, या किसी किसी विशेष सब्जेक्ट के लिए या किसी विशेष व्यक्ति के लिए ऐसी एक छवि ही बना लेती कि नहीं मुझे वो पसंद नहीं है, ये ऐसा नहीं। तो ये कौन सी होती है, नकारात्मकता होती है। इस तरह से ये टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट किया। अगर ये सीरीज आपको हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, इसके अलावा हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए सीटीपी की क्लासेस चली रही हैं। मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, सीटेट प्राइमरी लेवल की ईवीएस थ्योरी की क्लासेस एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट हो चुकी है, ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस की क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे बहुत जल्द सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल एसएसटी के क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा इंग्लिश पेडागोजी की, हिंदी ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली, सारी क्लासेस को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।